नवतेज फाउंडेशन की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कृष्णा चौधरी, डायरेक्टर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस, आप सभी को डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस परिवार की ओर से 77th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी प्रण लें कि देश की सेवा में हम सभी का योगदान रहे, देश को प्रबल बनाएं, हमारा तिरंगा हमेशा शान से ऊंचा रहे। जय हिंद, जय भारत। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। जश्न आज़ादी में आपका स्वागत है। दरअसल आज़ादी के 76 साल और देश की परवाज आसमान पर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 76 सालों में देश की चुनौतियां क्या रही, देश को मिला क्या, देश को क्या सुधार करने की ज़रूरत है और देश के सामने आगे के लक्ष्य क्या है। आज़ादी की इस वर्षगांठ पर एक बार फिर से तमाम देशवासियों को नवतेज टीवी की तरफ से आज़ादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो मेहमान मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो समाज के वो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिनसे आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी का ये जो पर्व हम मना रहे हैं, इस पर्व के मनाने के पीछे की कहानियाँ क्या है, वो शहादत के चेहरे कौन से हैं जिन्होंने बिना कुछ सोचे अपना सर्वस्व इस माँ भारती के लिए अर्पण कर दिया। और महत्वपूर्ण बात यह है, एक पल भी ना सोचा और सिर्फ अपनी जान हथेली पर रखकर इस देश के सामने न्योछावर कर दी। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है, वो बुद्धिजीवी वर्ग भी मेरे साथ मौजूद है जो ये बताने की कोशिश करेगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी समय में देश के सामने चुनौतियाँ क्या है। क्या इन 76 सालों में वाकई में हम उस मुकाम पर पहुंच पाए हैं, उस पायदान पर पहुंच पाए हैं जहां पर आज विकसित राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। क्या आज भी हम इस स्थिति में खड़े हैं जबकि भारत युवा हो रहा है। आने वाले समय में वो जो चुनौतियां हैं किस तरीके से हम उनका सामना कर पाएंगे। तमाम मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवाना चाहूँगा। मेरे दाईं तरफ जो बैठे अमितोष पारिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जाने जाते हैं। उनके साथ में कल्पना सुमन जी बैठी हैं, डायरेक्टर हैं, और राम सेवी नाम से इनकी IT कंपनी है, लगातार समाज सेवा में आगे रहती हैं। आप ममता शर्मा हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जानी जाती हैं, और इनके पास में जो शख्सियत बैठी हैं वो उदयवीर सिंह जी यादव हैं। 11 साल आर्मी में रहे हैं आप, श्रीनगर में आपका पोस्टिंग रहा है, हादसे में आपके दोनों पैर आप खो दिए, लेकिन उसके बावजूद देशभक्ति का जज्बा इतना ज़बरदस्त कि एक बुलावे पर देश के चिंतन के लिए आप हाजिर हैं। आगे चलते हैं, पप्पू सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। 17 साल आर्मी को इन्होंने दिए हैं, इंडियन आर्मी को, और RPF में ड्यूटी के दौरान घायल हुए, पैरा ओलंपियन रहे हैं। जितनी मैं गणनाएँ गिनाऊँगा शायद वो गणनाएँ कम पड़ जाएंगी, लेकिन इनके जो कंधों पर सितारे हैं वो शायद कम नहीं पड़ेंगे। मेरे साथ जो बैठी हैं पूनम खंगारोज जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके परिवार में जो व्यक्ति हैं, जो सर हैं, वो इंडियन आर्मी में तैनात है। महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर देशभक्त परिवारों से जुड़े हुए वो परिवार भी हैं, वो बुद्धिजीवी वर्ग भी है, वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो व्यक्ति भी मौजूद है जो ये बताने की कोशिश करेंगे कि 2023 के बाद का हिंदुस्तान कैसा होगा, 2023 की उड़ान कहाँ तक पहुँचेगी। चांद तक हम जा पहुँचे हैं, लेकिन वाकई में सांस्कृतिक उड़ान के साथ साथ विकसित राष्ट्र की उड़ान आखिर हम कब तक प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अमितोष पारिक के पास में। अमितोष जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक विश्लेषक के लिहाज से जानना चाहेंगे, चांद की उड़ान हो चुकी है, देश की परवाज आसमान पर है, लेकिन वाकई में जो मुद्दे हैं इन 76 सालों में देश पहुंचा कहां तक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतवर्ष के हर व्यक्ति को आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। इस बात समझने की आवश्यकता है कि इस देश ने आज़ादी के बाद 76वें साल में आज वो मुकाम हासिल कर लिया है जहाँ पे हमारे को सिर्फ लीडिंग डेवलपिंग नेशन नहीं अपितु एक डेवलप्ड नेशन माना जाने लगा है। आज हमने वो मुकाम हासिल कर लिया है जहाँ पे भारत एक 5वें ट्रिलियन वर्ल्ड इकोनॉमी में आ चुका है। आज हमने वो मुकाम हासिल कर लिया है जहाँ पे शिक्षा का स्तर आसमान छू रहा है, जहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IT सेक्टर आ चुके हैं। आज वो मुकाम हासिल कर लिया है जहाँ पे आयुर्वेद से हम बायोटेक्नोलॉजी की उड़ान बढ़ चुके हैं। आज वो मुकाम हासिल कर लिया है जहाँ पे हमने IT सेक्टर को छू लिया है एक बड़े IT प्लांट के साथ साथ। तो ये बात निसंदेह सत्य है कि देश ने खंडता और अखंडता की बात तो जरूर देखी है, देश ने व्यापक तरीके से विभाजन को भी देखा है, लेकिन आज सब एकाग्र है और भारत में आज़ादी की लहर में देश उड़ान छू रहा है, चाहे वो कोई सा भी स्तर। लेकिन अमितोष भाई, सरकारें बदली, सिर्फ पार्टी विशेष या राजनीतिक मंच के लिहाज से बात नहीं करूँगा, परिवर्तन की अगर बात करें तो जिस लिहाज से ये माना जा रहा है कि भारत युवा हो रहा है, हिंदुस्तान से लेकर के अमेरिका तक जितने भी बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं या IT सेक्टर से, वहाँ पर हिंदुस्तानियों का जलवा है। इस लिहाज से
वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान छोड़ करके जाना नहीं चाहता है, देश में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, उस लिहाज से क्या सोच पा रहे हैं वाकई में? अगर वो जो व्यक्ति है, वो जो हमारे कोहिनूर हैं, वो जो हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं, अगर वो यहाँ रुकेंगे तो बदलाव कितना ज़बरदस्त आएगा। देखिए, अब वो स्थिति रही नहीं है जहाँ पे एक व्यक्ति और युवा अपना देश छोड़ के बाहर पे किसी भी अपॉर्चुनिटी को सीख करता था। लेकिन आप ही देखिए कि आज की तारीख में चुनौती से कहता हूँ, मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट आया। आप ही देखिए कि जितनी भी वैश्विक स्तर के ऊपर कंपनी थी, आज उनके डेवलपमेंट प्लान्स भारत में बनने लगे हैं। आज भारत जो है एक डेवलपमेंट को खींच रहा है और अट्रैक्ट कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसलिए हर वो जॉब अपॉर्चुनिटी खुल रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि भारत जो है आज 3rd नंबर पे लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोनॉमी में आ चुका है, और वो इसलिए आ चुका है क्योंकि मेक इन इंडिया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमें सिर्फ नौकरियां देनी नहीं है बल्कि नौकरियां उजागर भी करनी है। आज देश का युवा जितने बढ़िया स्तर पे इकोनॉमी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उतने ही अच्छे स्तर पे वो नौकरियां भी प्राप्त कर रहा है। चलिए कल्पना सुमन जी के पास चलेंगे। डायरेक्टर हैं आईटी कंपनी जिसका नाम है राम सेवी। मैम, सबसे पहला सवाल तो ये जो नाम आपका है बड़ा प्यारा है, राम सेवी, किस लिहाज से आपने रखा? सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और ये जो मेरी कंपनी है राम सेवी, एक्चुअली आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो मैंने राम भगवान से इंस्पायर होकर मैंने ये नाम रखा है। राम सेवी मीन्स राम अन्वेषक, मीन्स खोज, जिस ज्ञान की खोज, तो ये इसका मतलब है राम सेवी, SAVVY। तो ये राम भगवान से इंस्पायर होकर मैंने राम भगवान का नाम रखा है। और एक यानी कुल मिलाकर के आध्यात्मिकता के लिहाज से और भारतीय सांस्कृतिकता के लिहाज से आपने नाम रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज़ादी के 76 साल किस तरीके से देख पा रही हैं, खुद युवा हैं, लोगों को नौकरी देने का कार्य कर रही हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के दौर में अगर सरकारी नौकरियों के पीछे भागने की बजाय वो लोग ज़्यादा सक्षम है जो स्वयं रोजगार कर रहे हैं, लेकिन साथ में 10 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, और शायद यही देश की आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। किस तरीके से 76 साल आज़ादी के देख पा रही हैं आप? अच्छा, मैं अपनी ही कुछ पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि आई हैव लेफ्ट 3 गवर्नमेंट जॉब, ओके। तो उसके बाद मैंने फैमिली को भी संभाला, बच्चों को भी संभाला, तो मेरे पति ने मेरा पूरा सहयोग दिया। और मैं 10 से 12 साल हो गए मेरी लाइफ को ये सब कुछ छोड़े हुए। 10 से 12 साल बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्टअप किया है अभी। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर महिला के रूप में देख पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। और मुझे लगता है कि सभी पतियों को अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपनी स्वतंत्रता को इस तरह से दिखाना चाहती हूँ कि एक महिला को ये स्वतंत्र होने का, विचारों की स्वतंत्रता आनी चाहिए, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ममता जी के पास चलते हैं। ममता शर्मा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जानी जाती है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि IVF सेंटर की संचालिका हैं, ब्रांड एम्बेसडर है, माफ़ कीजिएगा। ममता जी, इन्हें बड़ा लगातार काम किया है सोशल एक्टिविस्ट के लिहाज से, समाज के योगदान के लिहाज से। ममता जी, मेरा वही सवाल है, लगातार हम साल दर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, 76वां साल है, लेकिन देश में जो बदलाव आया है और उसे आप महसूस कर पा रही होंगी। एक दौर आपके बचपन का भी रहा होगा, और इस समय का जो बदलाव है, आप किसी भी सेक्टर में जा सकती है, IT सेक्टर हो सकता है, मेडिकल सेक्टर हो सकता है, और एक ऐसा दौर जब हमने कोरोना देखा, और उस कोरोना में जो वैक्सीन से इंडिया में आई और भारत निर्मित वैक्सीन यहाँ पर पहुँची है, उस लिहाज से वैश्विक स्तर पर हमारी जो प्रशंसा हुई, हमने वैक्सीन लोगों को दी है। एक दौर था हम मंगाते थे, एक दौर ऐसा है कि हमने वैक्सीन दी है। किस लिहाज से आप देख पा रही हैं? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कुछ पाया है हमने, जो हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, वो भी आज आज़ादी के 76 साल बाद हम बहुत कुछ पाया है हमने। और आज हमारे देश में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। आज मैं देखती हूँ, लेकिन फिर भी महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो आज भी हमारे पास बहुत से केस ऐसे आते हैं, महिलाओं को दिखा दिया जाता है हमारे बहुत सारे सब चीज़ों में कि स्वतंत्र है, लेकिन वो आज भी विचारों से स्वतंत्र नहीं है। घर की 4 दीवारी में ना उनको पूरी तरह से पढ़ने का भी, जब मैं देखती हूँ, हम जो देखते हैं बाहर की दुनिया देखते हैं, लेकिन जब हम समाज सेवा के लिए निकलते हैं तो हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें महिलाओं को खाने पीने से, पहनने से लेके रहने तक की भी अभी ऐसे केसेस हमें वही महिलाओं के साथ, लेकिन जो वहाँ तक है वहाँ ना सरकार का ध्यान जा पाता है, और यहाँ तक कि मीडिया का भी बहुत कम ध्यान जा पाता है। मैं सभी देश से, आप सब मीडिया के लोगों से भी यही अपील करना चाहूँगी कि जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
वहीं बेटियों को सक्षम भी बनाओ, क्योंकि अगर देश की बेटी सक्षम होगी तो वो अपने साथ, आजकल बहुत शोषण हो रहा है। कल ही मेरे पास दीदी ने मुझे, पूनम जी ने मुझे जो केस बताया कि अल्कोहल पी के उसके बच्चों को भी और उस महिला को भी करंट लगाया गया। वो बच्चे घर छोड़ के, जो हमारे पास ऐसी महिलाएं आती है, तो हम भी कई बार, क्योंकि बहुत कुछ हमारी भी एक लिमिट होती है, तो देश आज़ाद हो रहा है, बहुत कुछ आगे बढ़ रही है, हर फील्ड में महिलाएं जा रही हैं, लेकिन जो नीचे तबके की महिलाएं हैं उनको अभी भी स्वतंत्रता आदि नहीं आबादी मिली। के अधिकारों की बात करें और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम वो विषय जिनमें अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए या वो सीमावर्ती इलाके, वो सीमावर्ती जिले जहाँ वाकई में अंतिम पायदान तक विकास नहीं पहुंचा है, वो बच्चियां आज भी या तो पढ़ाई छोड़ चुकी होती है या फिर किसी न किसी दुर्घटना की शिकार हो जाती है। ये आप कहना चाहती हैं। चलिए, उदयवीर जी हमारे साथ में। उदयवीर जी का लंबा अनुभव रहा है। उदयवीर जी, सबसे पहले तो उस अनुभव के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। एक लंबा समय आपने दिया है देश की सेवा को, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी और किस तरीके से पूरा वक्त गुजरा? जय हिंद सभी देशवासियों को। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन मेरा जो सैनिक जीवन शुरू हुआ वो सिर्फ 19 साल की उम्र में शुरू हो गया था। जब मैं महाराजा कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी के किस्से चला करते थे कि उनको 1971 के बार में महावीर चक्र मिला है। तो यहीं से मेरे को सैनिक सेना में जाने का चाव चढ़ा और मैं बीएससी, महाराजा कॉलेज से बीएससी करते करते 19 साल की उम्र में सेना ज्वाइन कर ली मैंने। और वहाँ पर भी मैंने टेली कम्युनिकेशन, जो कोर ऑफ सिग्नल्स है, वो ज्वाइन किया। मेरी 2 साल तक ट्रेनिंग चली और ट्रेनिंग के बाद में जो मुझे पहली पोस्टिंग मिली वो श्रीनगर मिली। 1991 का दौर था, उस समय आतंकवाद चरम पर था और जो कश्मीरी पंडित हैं वो घाटी छोड़ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, अपने बड़े बड़े बागानों को छोड़ करके वो जम्मू या देश के बाकी हिस्सों में जा रहे थे। लेकिन उस दौर में हमने वहाँ पर जम्मू कश्मीर में नौकरी की और अपने साथियों के साथ में आतंकवादियों से भी काफ़ी हमारा संघर्ष हुआ। उसके बाद में मेरी सेवाओं को देखते हुए मुझे उड़ी सेक्टर में पोस्टिंग दे दी गई और उड़ी सेक्टर में बेहतरीन सेवाओं के बाद मुझे जम्मू एंड कश्मीर मेडल से सम्मानित किया गया। उदयवीर जी, बदलाव क्या आया? एक दौर था जब यूँ माना जाता था कि आर्मी भले ही पोस्टेड थी, लेकिन जब 370 बहाल था, कहीं ना कहीं वो जिस शांति की बात की जाती है या जो हम लोगों ने उस दौर में देखा है, पत्थरबाजी, तमाम विषय, और आज बिल्कुल बदला हुआ परिदृश्य है। लगातार जो स्थितियाँ बनी हुई है, आज विकास की बात हो रही है, डल झील पर वो नौकायन होने लगा है, पर्यटक पहुंचने लगे हैं, G20 का भी सम्मेलन भी वहां पर हुआ है। ये बदलाव अचानक आया कैसे? क्या वाकई में उस समस्या को उस तरीके से नहीं लिया गया जिस तरीके से शांति व्यवस्था की बात की जानी चाहिए थी? बदलाव समय के साथ में आया है। गवर्नमेंट्स आती हैं जाती हैं। एक समय था जब जगमोहन जी ने भी काफ़ी कंट्रोल किया था वहाँ पर, और उस समय भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले थे। धारा 370 हटने के बाद में कश्मीर में काफ़ी बदलाव हुए हैं। पहले आदमी डल झील पे जाने से डरता था, लेकिन अब वो कश्मीर के किसी भी हिस्से में बेखौफ घूम सकता है, उसके साथ में कोई जाति नहीं होती है। और यही देश की जो स्वतंत्रता है ये दिखाती है कि भारत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है और भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आईटी के क्षेत्र में हो या सैनिक सामग्री के क्षेत्र में हो, तो देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आपके बाद में परिवार में से कोई गया आर्मी में? मेरे फादर खुद आर्मी में थे, मैं आर्मी में था। मेरा बेटा है वो इंजीनियर है, अकेला है, लेकिन वो किसी कारणवश आर्मी में जा नहीं पाया। और अगर कोई परिवार में आगे जाना जाएगा, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आर्मी के बारे में एक वर्दी जब ऊपर आती है तो अपने आप में बड़ा सपना होता है, और वर्दी आने के बाद में जो गुरूर होता है वो देश का गुरूर होता है। किस तरीके से देखते हैं? आर्मी की नौकरी नहीं है, वो एक तपस्या है। मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि वो नशे की हालत में जाने के बजाय वो देश के सेना के जीवन को चुने। वहाँ पर उनको एडवेंचर्स मिलेंगे, काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और साथ में देश सेवा का मौका मिलेगा। ठीक है, आर्मी की नौकरी नहीं है, तपस्या है, बहुत बड़ा विषय होगा। पप्पू सिंह जी के पास चलते हैं। पप्पू सिंह जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से नवतेज टीवी पर। और 17 साल इंडियन आर्मी को देना, और महत्वपूर्ण बात है कि आप पैरा ओलंपियन भी है, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है। आपके खेलों के पदक भी अलग हैं, आपके वीरता के भी हैं, आपने RPF में भी आप रहे हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना समय देने के बावजूद भी वो रौनक और वो जज्बा आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। वो लम्हे में सुनना चाहूँगा जो आपने ड्यूटी के दौरान बिताया था। जय हिंद सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पप्पू सिंह 1988 में भारतीय सेना में पदस्थ हो गया था। 17 साल की सेवा अवधि रही। उस दौरान 92 से 95 कश्मीर में रहे। काउंटर इंसर्जेंसी थी, चरम सीमा पे आतंक था। उसके बाद में हमारी पोस्टिंग 1 साल एब्रोड में भी रही। 2002-2003 अफ्रीका में एज ए मिलिट्री मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन देश सेवा की।
छोटे में कहूँ तो 17 साल की सेवा अवधि पूरी करके वापस घर आ गए। आने के बाद में 1 साल की सेवा अवधि के बाद ही रेल सुरक्षा बल में वापस आरक्षक के तौर पे पदस्थ हो गए। हुई है वही जो राम रची रखा। ये तो नहीं था कि काउंटर इंसर्जेंसी में भी रहे, कश्मीर में भी रहे, मान के चलिए सियाचिन में भी रहे, कारगिल के टाइम 3rd ग्लेशियर में पोस्टिंग रही। पर ये जो हादसा लिखा था होना था। पर किसी ने कहा ना कि जो ईश्वर करता है अच्छा करता है। हारे न हिम्मत विसारे न हरि नाम, जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रही है। और फौज वो हौसला देती है कि कभी ये जज्बा कम नहीं होता। एक ट्रेन हादसे में 2007 16 जनवरी को रेल सुरक्षा बल में ही ऑन ड्यूटी ही मेरे साथ हो गया था और मैं ट्रेन के नीचे आ गया था। मेरा एक पैर पूर्णतः चला गया। पर उसके बावजूद जब पैरा ज्वाइन की तो 2007 में मुझे पहले बार पता लगा कि पैरा के भी गेम होते हैं और 2012 में पहले बार टीम लेके गए। सारी बातों का एक निचोड़ की बहुत परेशानियाँ भी आई। जीवन इतना आसान कुछ भी नहीं था। पर एक जो फौजी जज्बा है, फौज कभी आदमी को हारने नहीं देती और ऑलवेज आई सल्यूट अ लॉट कि फौज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, एक ज़िंदगी जीने का तरीका। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये रही कि आज एक पैर पे वो सामान्य सारे काम कर लेता हूँ जो कि आम आदमी करता है। पप्पू सिंह जी, एक आपकी आंखें बयां कर रही है उस गौरव को, उस गर्व को जो आपने इंडियन आर्मी को दिया है। मैं एक महत्वपूर्ण एक कोई किस्सा आपका उस दौरान रहा हो, ड्यूटी के दौरान, जो वाकई में प्रेरणास्पद हो उन युवाओं के लिए? किस तरीके की ट्रेनिंग्स रहा करती थी, किस तरीके की चीज़ें रहा करती थी? कि वो अनुशासन, आपको सुबह उठना भी है, आपको दौड़ना भी है, आपको तमाम मॉनिटरिंग में भी आना है और आपका एक एक मिनट देश सेवा के लिए जा रहा है। परिवार से भी मिलने अगर आप आ रहे हैं तो आपको लंबा समय नहीं है, क्योंकि आप अपना सब कुछ दे सकते हो, दे चुके हो उस राष्ट्र को। किस तरीके से, क्या याद क्या आता है? देखिए सर, आज बेशक 18 साल मुझे भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो गए, पर आज भी वो जवान का जज्बा, आज भी मन करता है कि किसी सैनिक को अगर देखता हूँ, वर्दी में देखता हूँ, या ऐसे लगता है, मुझे कभी नहीं लगता कि मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरा जोश, मेरा जुनून, मेरी आन बान शान। और जहाँ तक तिरंगे की बात है तो इसके क्या मायने हैं। आज विगत 2016 से मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पैरा वॉलीबॉल में। जब हम भारत को धारण करते हैं, हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है, कितनी गरिमा है, कितना उत्साह है, कितना जज्बा है, एक सैनिक से बेहतर और कौन जान सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो देश सेवा से बड़ा क्या। मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि एक ही औलाद है, आज वो देश के लिए, ही इज़ नॉट माई सन, वी कैन से ही इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ नेशन। और बड़ा महसूस होता है ऐसा कि कल न देश के लिए कुछ तो हमारे कदम आगे बढ़ ही रहे इस देश से। चलिए अनुभव लेंगे आपका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आंखें छलछलाई है वो गौरव की है, वो यादें हैं इंडियन आर्मी की। और इनके कैप को आपने गौर से देखा होगा, सर्वत्र विजय। और जो बातें दो महत्वपूर्ण बात इन्होंने बोली है, एक तो इनकी कैप पर सर्वत्र विजय लिखा हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात बोली, जब आप भारत को धारण करते हैं, यकीन मानिएगा ये शब्द बड़ा ज़बरदस्त है, जब आप इस भारत की गरिमा को अपने कंधों पर धारण करते हैं तो वाकई में वो फ़ख्र बनता है, वो गौरव बनता है। क्योंकि आप देश की वर्दी आपके कंधों पर आती है, उसके सितारे आपके कंधों पर आते हैं, यकीन मानिएगा इस देश के लिए आप सब कुछ न्यौछावर करने को आतुर हो जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक मेहमान हमारे साथ और जुड़े हैं। नितेश हरितवाल जी हैं, रिटायर्ड हैं, एससीपी रहे हैं दिल्ली पुलिस में। नितेश जी, आपका स्वागत है नवतेज टीवी पर। और स्वतंत्रता दिवस मना रहा है पूरा देश, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज़ादी के 76 साल हो चुके हैं और आज सिर्फ राजनीतिक परिचर्चा के लिए मेरे मेहमानों को नहीं बुलाया, या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, कटाक्ष, व्यंग, वो तमाम चीज़ें दूर हो जाती है। और मेरे लिहाज से जितने प्रोग्राम्स या जितने प्राइम टाइम शो मैंने किए हैं, मैंने उनमें उन विषयों को मैं प्राथमिकता नहीं देता हूँ, क्योंकि वो राजनीतिक विषय अलग हो जाते हैं, वो चुनावी दौर के विषय अलग हो जाते हैं। लेकिन जब आप 15 अगस्त की बात करते हैं, 26 जनवरी की बात करते हैं, तो गौरव की बात होती है। और मैं उस गौरव के क्षण को इन फालतू की बातों में जाया नहीं करना चाहता। तो सिर्फ ये जानना चाहूँगा, भारतीय पुलिस सेवा बहुत महत्वपूर्ण सेवा, आर्मी के बाद में अंदर खाने की जो सुरक्षा होती है, खासतौर पर देश के अंदर की जो सुरक्षा होती है, वो भारतीय पुलिस के हाथों में होती है। कई प्रकार की चीज़ें आपने देखी होगी, सुरक्षा, 15 अगस्त पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात, उस दौरान देश में कई जगह आतंकवादी हमले, यूँ मानिएगा उस दौरान बिल्कुल अलर्ट, बॉम्ब ब्लास्ट का अलर्ट, इंटेलिजेंस अलर्ट, यानी कि उस दबाव की उससे नौकरी से आप भी आए हैं। 76 सालों में क्या कुछ बदला देश के लिए, बहुत अच्छा सुनना चाहूँगा। सभी देशवासियों को सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत, और स्वतंत्रता दिवस की सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जैसा कि आपने कहा, हमारे देश के अंदर बहुत कुछ बदला है और ये बदलाव दिन प्रतिदिन ही नहीं, पर दल पर आ रहा है। मतलब हर पल कुछ ना कुछ नया।
ठीक है ना। अब उसमें किस हिसाब से रहता है कि हम पहले कैसे देखते थे, पहले हमारा नज़रिया क्या रहता था, आज हमारा नज़रिया क्या रहता है, कैसी हमारी सुरक्षा है। नॉर्मली देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सभी का जो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो ध्यान ये है कि कोई जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसका कोई जवान जाता है या कोई अधिकारी जाता है तो सबके दिल में देशभक्ति की भावना आती है। और जब कोई हमारी तरह खाकी पहन करके चला जाता है तो सबसे पहले ये आता है, बोले कि नहीं यार, कुछ ना कुछ लेता होगा या लेकर के ही काम करता होगा। अब मैं सभी का एक चीज़ बता रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक सोच मात्र है, सिर्फ एक सोच मात्र है कि नहीं उसको ये कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। जी नहीं, काफ़ी सारे, मतलब लगभग 99.9% पुलिस अधिकारी, पुलिस के जवान, वो भी एकदम ईमानदार है। हम हमारी ईमानदारी से भी ड्यूटी करें ना, या इस हिसाब से सुरक्षा को लेकर के चले, अगर हम किसी को रोकते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। तो बुरे क्यों क्या होता है जब हम छोटे, अब इसी को अपन घर से देख लेते हैं, अपने घर में भी क्या होता है, हम किसी छोटे बच्चा जो होता है तो उसको हम किसी काम को करने से रोकते हैं तो वो बार बार उस काम को करता है और लास्ट में क्या करता है, नहीं 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 नहीं, आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। तो हमारे साथ भी सुरक्षा में ऐसा ही होता है। हम यदि किसी को गलत करने से रोकेंगे तो उसको दर्द तो होगा, दर्द बिल्कुल होगा, और जहाँ दर्द है ना वहाँ आदमी अपने आप सही रास्ते पे आने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी बात, हमारी पास में जो सरकारें हैं आती है, जैसी सरकार आती है, सरकार ने भी बहुत कुछ आज की डेट में देशवासियों के लिए किया है। वो डिपेंड करता है कि सिर्फ सोच का, नज़रिए का एक फ़र्क है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ एक नज़रिए का फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। बाकी सुरक्षा के अंदर मैं भी रहा, मैंने भी पुलिस सेवा के अंदर अपने जीवन के 15 साल दिए हैं। और मैं डॉक्टर लेट अपने जो प्रधान राष्ट्रपति महोदय हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, मैं उनकी सिक्योरिटी में भी रहा। अपने सिटिंग जो होम मिनिस्टर साहब हैं, गृह मंत्री श्री अमित शाह सर, मैं उनके साथ में भी रहा हूं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। परीक्षा विद्यार्थी काल के दौरान सबसे पहले कब सोचा वर्दी ही पहननी है? सबसे ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये एक मेरे जीवन का एक छोटा सा किस्सा है, तो मैं वो थोड़ा सा आपसे साझा करना चाहूँगा। हुआ क्या था कि मैं 10th क्लास में था, तो हमारी ही गली के अंदर जहाँ हमारा मकान बन रहा था, फादर साहब भी मतलब इतने ज़्यादा कोई अमीर नहीं थे, तो एक लोअर मिडिल जिसको कहते हैं उस फैमिली से मैं था। तो हमारा जब घर बन रहा था तो वहाँ पर एक SI साहब रहते थे, तो उनके पेड़ पे वो अमरूद लग रहे थे, तो वो अमरूद मैंने तोड़ लिया। तो उनके सुपुत्र ने मुझे कहा कि ये अमरूद तेरे बाप ने लगाया है क्या इसका पेड़? तब वहाँ लिखा हुआ मैंने देखा उप निरीक्षक। तो दिमाग में एक चीज़ है, ये उप निरीक्षक होता क्या है। उसके बाद में सीढ़ी दर सीढ़ी पढ़ता गया, देखता गया कि हाँ उप निरीक्षक का काम क्या होता है। दिल में एक ही चीज़ ठान ली कि हाँ खाकी पहनोगे तो आपको इज्जत बहुत मिलेगी, लोग बाग जो है वो आपके पास में आएंगे, और उसको फिर आप देश सेवा में लोगों की भलाई के लिए लगाओ, ना कि उनको इस हिसाब से कि नहीं गलत गाइडेंस आप दे दो। देश की भलाई के लिए लगाओ, उनको आप सही गाइडेंस दो, वो बिल्कुल सही रास्ते पे जाएंगे। तो वो एक पल ऐसा था जब उन्होंने ये कहा ना, तो वो टीस बस एक दिल में बात चुभ गई कि नहीं ये पहननी है तो खाकी पहननी है। जी चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एक लक्ष्य तय हो गया था। वर्दी, देखिए वर्दी भारतीय पुलिस सेवा की नहीं होती, वर्दी इंडियन आर्मी की नहीं होती, वर्दी बेसिकली हिंदुस्तान की वर्दी होती है। और हिंदुस्तान वर्दी उसी को देता है जिसके कंधों पर भरोसा होता है सुरक्षा का, गौरव का, आत्मसम्मान का, आत्मस्वाभिमान का। जब लगता है इस देश को कि ये बंदा वाकई में उसके लायक है, इसके कंधे वो वजन उठा पाएंगे, तो उस शख्स को वर्दी मिलती है। आगे बढ़ेंगे। एक महिला से मैं इस समय जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ वो आम महिला नहीं है। पूनम खंगारोत उनका नाम है, मैं परिचय करवा चुका हूँ, दृष्टि फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। इनके बारे में जो जानकारी मुझे मिली है, इनके हस्बैंड आर्मी में हैं, इंडियन आर्मी में हैं, और उन परिवारों से जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ख़ास तौर पर उस परिवार की महिला से, क्योंकि पति जब यकीन मानिएगा इंडियन आर्मी में होता है तो, और सीमा पर कोई तनाव होता है, तो वो रात बड़ी बेचैनी से जाती है साहब। क्योंकि तमाम जगहों पर हमने देखा है, आप इंडियन मूवीज़ की बात कर लें या जो शहीदों के परिवार है वहाँ बात कर लें, सीमा पर तनाव है या कश्मीर में प्रॉब्लम है या उरी में कुछ हो गया है, चाइना बॉर्डर पर कुछ हो गया है, और अगर वो व्यक्ति उस परिवार का उस बॉर्डर पर तैनात है तो यकीन मानिएगा जब तक तनाव रहेगा वो परिवार सोएगा नहीं, क्योंकि कब कौन सी खबर आ जाए, क्या कुछ चल रहा है, वो पल पल उस मॉनिटरिंग में रहेगा कि क्या चल रहा है। तो वो सारे अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। पूनम खंगारोत जी, आपका स्वागत है नवतेज टीवी पर, और स्वतंत्रता दिवस की आपको एक बार फिर से बधाई। 76 साल
हमने आज़ादी का देखने जा रहे हैं और देख रहे हैं, जश्न पूरे देश में है, लेकिन ये जश्न आप जैसे परिवारों की वजह से संभव है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और कुछ बातें जानना चाहेंगे किस तरीके से इंडियन आर्मीज़ की फैमिली वर्क करती है और किस तरीके से परिवार चलता है? जी, समस्त देशवासियों का मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक सैन्य अधिकारी की गौरवान्वित पत्नी हूँ, पूनम खंगारुत मेरा नाम है। और परिवारों का जो रोल होता है एक सैन्य अधिकारियों के साथ या एक सैनिक के साथ जो परिवार जुड़ता है, वो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर शेयर करना चाहूँ तो मेरी शादी के 4 दिन बाद मेरा पति फील्ड पोस्टिंग में चला गया था। और आसपास का जो माहौल था, मैं सिविल बैकग्राउंड से थी, मैंने आर्मी ऑफिसर से मेरी अकेली की शादी हुई परिवार में, तो सबको ये लगता था कि ये छोड़ गया, लगता है इसका हस्बैंड इसको छोड़कर चला गया। क्योंकि मेरे हस्बैंड इन्फेंट्री ऑफिसर हैं तो हर 2 साल बाद इनकी पोस्टिंग्स आती रहती हैं। और मेरी शादी के 30 साल बाद मेरे पति रिटायर हुए और 30 साल में से लगभग 17 साल मैं मेरे पति से अलग रही। उसकी वजह थी कि फील्ड पोस्टिंग्स में हमारे को फैमिलीज़ अलाउड नहीं होती हैं, तो मैंने मेरे बच्चों की परवरिश लगभग अकेले ही की। पति का सपोर्ट जो है वो देश के लिए पहले था, हम सेकंड प्रायोरिटी पर आते थे। लेकिन जो परिवार है हम लोग, हमारा जब अगर परिवार का सपोर्ट होगा तो सैनिक बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। तो हम लोग सारी जो सैनिक अधिकारियों की जो पत्नियां होती हैं या सैनिकों की जो पत्नियां होती हैं, वो सभी की सभी अपने पतियों को इतना रिलैक्स रखती हैं। हमारी कितनी बड़ी से बड़ी इमरजेंसीज आ जाती है परिवारों में, तो भी हम हमारे पति तक अगर वो फील्ड में हैं तो वो चीज़ हम नहीं पहुंचाते, चाहे हमारी डिलीवरीज़ का टाइम हो, चाहे हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए। मेरे परिवार में बहुत यंग एक डेथ हुई थी, 34 वर्षीय मेरे जीजाजी का एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मेरे हस्बैंड को 1 महीने बाद इन्फॉर्मेशन दी गई उन्हें, क्योंकि मेरे फादर ने मना कर दिया कि नहीं, वो अभी वहाँ पे पोस्टेड हैं कश्मीर में, तो अभी वहाँ नहीं भेजना। तो मेरे हस्बैंड के 17 साल फौज में काउंटर इंसर्जेंसीज में नौकरी करी उन्होंने। तो हम लोग अगर उन्हें परेशान रखेंगे तो कैसे देश के लिए सेवा कर पाएंगे। तो हमारा कर्तव्य ये है, उसके साथ साथ हमें हमारे बच्चों को भी पालना होता है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट मैं कई चैनल्स पर बता भी चुकी हूँ और मैं बताना चाहूँगी। कारगिल वॉर के वक्त की बात है, लगभग पूरी इंडियन आर्मी कारगिल वॉर में थी और मेरा बेटा उस वक्त 5th क्लास में था। जब न्यूज़पेपर आया, सुबह सुबह वो स्कूल जा रहा था, न्यूज़पेपर आया तो मेरे बच्चे के गले तक आंसू थे और न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन थी वो उस पर था, मेजर सहित 4 मरे। तो आकर के उसने कांपते हाथों से मुझे पेपर पकड़ाया और मुझसे कहा कि मम्मा मेजर का नाम पढ़ के बताओ। अब मैं वहाँ पर एक पत्नी भी थी, एक माँ भी थी। मुझे मेरे बच्चे को भी, मतलब मुझे ये इंसिडेंट शेयर करते वक्त भी मेरे गूज़बम्स आने लगते हैं। मुझे उस बच्चे को भी एक सेटिस्फाइड आंसर देना था, क्योंकि मैं उस बच्चे की परवरिश कैसे करूँगी अगर मैं उसको खुद ही अगर अपनी हिम्मत छोड़ दूँगी। तो मैंने उस बच्चे से ये कहा, बेटा आपको आता है ना रीडिंग करना, आप देखो किसका नाम है। पापा से बात हो गई है नाना की, नाना ने बताया पापा बिल्कुल सुरक्षित हैं और आप टेंशन मत करो, और अभी हमारे इतना बड़ा संकट है देश का, तो पापा अभी वहाँ पे कारगिल वॉर में और बिल्कुल ठीक हैं, ऐसे करके। और उसको कहा तुम खुद रीडिंग करो बच्चे को। यहाँ पर मैं ये जो बताना चाह रही थी, ये इंसिडेंट आपको इसलिए बता रही थी कि हमें हमारी दोहरी भूमिकाएँ होती हैं। सैन्य अधिकारी की पत्नी की जिम्मेदारी यूनिट की सारी परिवारों की फैमिलीज़ जो होती हैं उनकी भी हमारी जिम्मेदारी होती है। कारगिल वॉर में घायल हुए हुए जितने भी सैनिक या अफसर आते थे, मैं खुद जाती थी सैनिक अस्पतालों में मिलने के लिए। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैं उन्हें ये बताना चाहती थी कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। और ये एक छोटी छोटी हिम्मत होती है जो बहुत बड़ा, मतलब 80 उसको स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं, 80 से ज़्यादा उसको टाँके मिले हुए हैं। एक अफसर को मिलने गई और उसकी शादी का चूड़ा पत्नी ने पहना हुआ था, कुछ समय हुआ था शादी को। मुझे लग रहा था कि मतलब इस अफसर को कुछ हो गया तो ये तो अभी न्यूली वेड है। मैं बहुत भावुक भी हो जाती थी, लेकिन अपने जज्बातों को ढक करके और उसको हिम्मत बनाने के लिए जाती थी, जबकि मेरा खुद का पति भी वहाँ पे कारगिल वॉर लड़ रहा था। और मेरे हस्बैंड गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं। मुझे बहुत गर्व के साथ ये चीज़ मैं बता रही हूँ। और इतने साल अलग रहने के बावजूद भी मैं हमेशा देश के लिए, आवा के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारी वीरांगनाओं के लिए आज भी मैं खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना
सैनिक और सैन्य अधिकारी कोई भी काम नहीं कर सकता। इनके सपोर्ट के बिना कुछ भी काम नहीं करते। एक ये गौरव गाथाएं हैं जो आप सुन पा रहे हैं ना, ये यकीन मानिएगा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। ये वो लम्हे हैं, वो जज्बा है, वो बातें हैं जो इन लोगों ने स्वयं सुनी है, स्वयं देखी है, स्वयं के ऊपर लागू हुई है। ये वो आर्मीज़ फैमिली हैं जिन्होंने लगातार 2 परिवार चलाए, एक स्वयं का परिवार और एक पूरे देश का परिवार। क्योंकि पति अगर माँ भारती की सेवा में सीमा पर हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ की जिम्मेदारी, यहाँ के परिवार की जिम्मेदारी पत्नियाँ उठाती हैं। और शहादत के कई मामलों में, कई शहीद परिवारों के मामलों में हमने ऐसा देखा है जब पूरा परिवार जो है डबल दोहरी जिम्मेदारी के तौर पर कर्तव्यों का पालन करता रहा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस लौटेंगे तो बताने की कोशिश करेंगे कि 2023 के बाद में भारत की चुनौतियाँ क्या रहेंगी, भारत के लक्ष्य क्या रहेंगे। चांद पर पहुँच गया है हिंदुस्तान, लेकिन सांस्कृतिकता के लिहाज से 2023 के बाद का भारत कैसा होगा? क्या हिंदू राष्ट्र होगा? क्या राम राज्य होगा? क्या विकसित भारत होगा? कौन सा भारत है जो वाकई में होना चाहिए? क्या वाकई में अब आधारभूत और आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है? इस विषय पर बात करेंगे। साथ ही उन शहीद परिवारों से दोबारा आपसे बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे ताकि ये बता पाएँ कि आप जो ज़िंदगी एक महफूज शहर में रह करके जीते हैं वो कईयों को नसीब नहीं होती है। आप फ़ख्र कीजिए, आप गौरव का आनंद लीजिए, आप गर्व का अनुभव कीजिए, क्योंकि इंडियन आर्मी और भारतीय पुलिस सेवा आपकी सेवा में तैनात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। समस्त देश और प्रदेशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक जालोर पब्लिक स्कूल, हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कक्षा प्रवेशिका से 12वीं, कला विज्ञान वाणिज्य कृषि संकाय, भीड़माल बाईपास रोड, कालका कॉलोनी, जालोर। मोबाइल 9571216201, 7014903997। समस्त देश और प्रदेशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण स्वच्छता जागरूकता अभियान में ग्राम पंचायत का सहयोग करें। संपूर्ण शौच मुक्त अभियान की सफलता में सहयोग के लिए घरों में निर्मित शौचालय का उपयोग करें। सरकार की संचालित योजनाओं का जागरूकता के साथ लाभ उठाएं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर लोकतंत्र में भागीदार बने। प्रधानमंत्री आवास योजना, पालनहार योजना सहित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं। निवेदक इंदिरा देवी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी मनीष कुमार मीणा, उप सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच, ग्राम पंचायत तड़वा, पंचायत समिति सायला। समस्त देश और प्रदेशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण स्वच्छता जागरूकता अभियान में ग्राम पंचायत का सहयोग करें। संपूर्ण शौच मुक्त अभियान की सफलता में सहयोग के लिए घरों में निर्मित शौचालय का उपयोग करें। सरकार की संचालित योजनाओं का जागरूकता के साथ लाभ उठाएं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर लोकतंत्र में भागीदार बने। प्रधानमंत्री आवास योजना, पालनहार योजना सहित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं। निवेदक सोहन लाल गर्ग, सरपंच मांडवला, ग्राम विकास अधिकारी भरत राज मीणा, उप सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच मांडवला, पंचायत समिति सायला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जश्न आज़ादी लगातार जारी है नवतेज टीवी पर, और आज का मकसद मैं लगातार बता रहा हूं, मेरा मकसद वैसा नहीं है जो अमूमन उन प्राइम टाइम्स में होता है या उन तमाम बहसों में होता है कि किसी राजनीतिक परिचर्चा पर समाधान निकालना। आज मैं देश के उन मुद्दों पर बात करने लगातार कर रहा हूं जिन मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता है। आज़ादी के 76 साल, चुनौतियां और समाधान, वो तमाम विषयों पर हमने जानने की कोशिश की। कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल रहे, कुछ महिला सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रही, कुछ सैन्य परिवार भी मेरे साथ रहे। सैन्य परिवारों की वो गाथाएं मैंने आपको बताने की कोशिश की है ताकि आप उस गौरव के क्षण का अनुभव कर पाएँ, आप ये जान पाएँ कि हिंदुस्तान की आर्मी विश्व की सर्वश्रेष्ठ आर्मी क्यों है। क्योंकि सिर्फ एक फौजी देश पर ड्यूटी नहीं करता है, उसके पीछे उसके परिवार में 5 से 7 लोग जो होते हैं वो भी लगातार अपने कर्तव्य पालन के लिए ड्यूटी पर रहते हैं। चलिए अमितोष भाई के पास चलेंगे, अब बात करेंगे समाधान की। अमितोष भाई राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जानने की कोशिश करते हैं, चांद पर जा पहुँचे हैं, चुनौतियाँ चीन की भी है, वैश्विक लिहाज से हम कहाँ खड़े हैं, रक्षा सौदों की बात की जाए, विदेश नीति पर बात की जाए, और महत्वपूर्ण बात ये पाकिस्तान हमारे लिए चुनौती नहीं है, हमारे लिए चुनौती चीन है। लगातार LAC पर जो तनाव बना हुआ है, या यूँ कहा जाए कि जिस तरीके से इंडियन आर्मी को भले ही लगातार अपडेट किया जा रहा है, सैन्य आपूर्ति की जा रही है या हथियारों की सप्लाई लगातार बेहतर हथियारों की सप्लाई की जा रही है, लेकिन युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, समाधान नहीं है। उस लिहाज से जो विदेशी चुनौतियां हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाए, राजनीतिक रूप से भी मैं बात करना चाहूँगा और सैन्य नीति के लिहाज से भी बात करना चाहूँगा। देखिए राकेश जी, सबसे पहले इतिहास से मैं शुरू करता हूँ।
तो इतिहास में 1950 में जब भारत का संविधान को अडॉप्ट किया गया था, उसके प्रियम्बल में एक शब्द लिखे गए थे, सोवराइन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। एक बात मैं इसमें निसंदेह कहता हूँ कि इंडिया दैट इज़ भारत नहीं है, भारत दैट इज़ इंडिया है। और जो हमारे साथ यहाँ सैनिक परिवार बैठे हैं, इस बात को अच्छे से वो भली बाती भी समझते हैं, जो भारत के लिए तन मन समर्पण करते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता थी जो आज के वर्तमान स्थिति में समझा गया है भारतवासियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि हम एक सोशलिस्ट और सोवराइन रिपब्लिक है। जब मैं सोवराइन बोलता हूँ तब हम ये बोलते हैं कि हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, और जब मैं इंटीग्रिटी की बात करता हूँ तो हम ये भी बोलते हैं कि आज भारत का युवा जाग चुका है, जब वंदे मातरम भी बोलता है और भारत माता की जय भी बोलता है, उन ललकारों को भी पहचानता है जो इसको अपोज करते हैं और बोलते नहीं है। तो ये बात आती है कि मैं अपनी पहचान समझ चुका हूँ, भारत का संविधान समझ चुका हूँ, भारत का प्रियम्बल समझ चुका हूँ, जो मेरा इंट्रोडक्शन है। लेकिन जब हम बात आती है दूसरे स्तर पर, तो मैंने पुनः कहा था कि भारत एक लीडिंग डेवलपिंग नेशन का जो हमें पार्ट पढ़ाया गया था, आज वो वर्तमान स्थिति में बिल्कुल राउंड क्लॉक हो चुका है। और ये बातें बताया जा रहा है और ये प्रथम दृष्टया भी हो चुका है कि भारत एक डेवलप्ड नेशन है। और इसलिए आज आप ही देखिए कि रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी भारत की बात मानी गई। आज आप ये देखिए कि चाइना में भी कई तरीके से भारत को पूजा जाता है। आप ही देखिए G20 भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है, भारत उसको व्यवस्थापक कर रहा है। आप ही देखिए कि पाकिस्तान में जो स्थिति हो चुकी है, आज भारत को जो आंख दिखाता था किस स्तर पे आ चुका है, चाइना नीचे आ चुका है। ब्रिक्स समिट में आप देखिए भारत किस स्तर पे पहुंच चुका है। और आज जब ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो चुकी है तो भारत आज तीसरे नंबर पर आ चुका है। हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत आज हेल्थ सेक्टर पर भी ऊपर पहुँच चुका है। जहाँ पे 750 यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी, आज 30 लाख से भी ऊपर यूनिवर्सिटियाँ हो चुकी है। IIT, एम्स, कितने भी आप यूनिवर्सिटी गिनिए भारत के अंदर में आ चुकी है। निवेश भारत कर चुका है। तो आज विश्व भारत को देख रहा है, ना कि भारत विश्व को देख रहा है। भविष्य का भारत कैसा होगा? राम राज्य वाला भारत होगा, विकसित भारत होगा, या हिंदू राष्ट्र वाला भारत होगा? देखिए, भविष्य का भारत तो वो होगा जो भारत के संविधान में लिखा गया, और भारत के संविधान में पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर में राम राज्य ही बताया है। राम राज्य का मतलब है हम किसी और तरीके से ना देखें, राम राज्य का मतलब हम देखिए जहाँ महिलाओं को अधिकार मिले। इसलिए देखिए पार्लियामेंट में भी आज 7% से डबल हो चुकी है, 14% महिलाएं आ चुकी है, जो 1950 में 7% थी, तब राम राज्य नहीं था। आज अब देखिए 3 बार भारत इमरजेंसी देख चुका है, आज इमरजेंसी देख नहीं रहा है, ये राम राज्य है। तो मैं समझता हूँ कि भारत में हर वो व्यक्ति, और ये तो बहुत अच्छी भली बातें भी समझेंगी, जो भारत में राम जो है वही भारत की आस्था है, वही भारत का प्रतीक है और वही भारत का भविष्य भी है। इसी के साथ मैं कहता हूँ युवा होने के नाते अभी जो बिल पटल में आया है कि 25 से 18 साल करी जाएगी युवा के लिए, तो हम जैसे युवाओं को भी राजनीति में जाने का मौका मिलेगा, जो 18 साल जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ करता था। तो आज अभी देखिए राकेश जी कि जो विश्व की भारत बात करता था, आज विश्व भारत की बात करता है। आज मैं विश्व को देखता हूँ और विश्व भारत को अपना एक उजागर देखता है, एक भविष्य देखता है। यही हमारा पहले भारत विश्व की तरफ देखता था, विश्व भारत की तरफ देखता है। बहुत अच्छी बात बोली। और महत्वपूर्ण बात यह, राम राज्य का मकसद सिर्फ ये नहीं है, इसमें थोड़ा सा अंतर करना ज़रूरी है। राम राज्य का तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी संगठन विशेष की बात कर रहे हो या आध्यात्मिकता के लिहाज से बात कर रहे हो, क्योंकि अमूमन रामचरितमानस में या तमाम जो भगवान राम के ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें एक जिक्र अक्सर मिलता है कि राम राज्य जब आया, भगवान राम जब वनवास से वापस लौटे, तो ये माना जाता है कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद से लगातार शासन उनका चला, तो उस दौरान एक चौपाई तुलसीदास जी ने भी दी हुई है कि सूर्य भी उतना जल लेता था उन जलाशयों से जितने कर की उसको आवश्यकता होती थी। यानी कि अमूमन इतना बड़ा अकाल नहीं पड़ना, सूर्य की भी इतनी गर्मी पृथ्वी पर आनी है कि मामूली जलाशयों से वो जल ले और वो बादल बने और फिर बरसे। यानी कि वहाँ पर तुलसीदास ने एक कर निर्धारण की व्यवस्था का जिक्र किया था। किसी की अकाल मृत्यु उस दौर में नहीं हुई जैसा ग्रंथों में बताया गया है। नारी का उतना ही सम्मान था, विदुषी नारी के तौर पर। यूँ माना जाए सांस्कृतिकता के लिहाज से अयोध्या प्रमुख केंद्र के तौर पर रहा। भगवान राम के वंशजों में जो भी राजा बने, लव कुश हो या शत्रुघ्न के दो बेटे हुए, भरत जी के 2 पुत्र हुए, तमाम जो भगवान श्री राम के परिवार से निकले हुए राजा हैं, उन सब ने सांस्कृतिकता और आध्यात्मिकता का पालन किया। तो वो राम राज्य की बात यहाँ पर की जा रही है, जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी करती है या राजनीतिक विश्लेषक लोग करते हैं, लेकिन अमूमन उसका अर्थ आध्यात्मिकता के लिहाज से लगाया जाता है, एक संगठन विशेष के लिहाज से लगाया जाता है। कल्पना जी के पास चलेंगे। कल्पना जी, महत्वपूर्ण बात ये है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। भविष्य का भारत कैसा देखना चाहती है? क्योंकि अपराधों के आंकड़े देख करके शायद आपके पास वो आंकड़े अगर आते होंगे, लेकिन मेरे पास जब वो आंकड़े आते हैं तो मैं स्वयं सहम जाता हूँ और वाकई में सोचने लगता हूँ कि ये तो भविष्य का भारत नहीं हो सकता है। क्या कुछ करने की आवश्यकता है? भविष्य के भारत में मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि एक महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए एक हर भारतीय को। जब मैं जाती हूँ अकेले कहीं निकलती हूँ तो मुझे आज भी डर लगता है, गली में जा रही हूँ तो मुझे डर लगता है, मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। तो वो उसमें एक बदलाव की ज़रूरत है। ये एक बदलाव अगर आता है तो एक बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगी हमारे भारत के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए सुमन जी,
क्योंकि चर्चा के अंतिम दौर में है तो जाहिर सी बात है टेक्निक्स पर भी बात होगी, मेडिकल साइंस पर भी बात होगी। भारत का वैश्विक स्तर पर नाम ज़्यादा उस वक्त में हुआ जब कोरोना वैश्विक रूप से फैल रहा था। वैक्सीन हमने बनाई और कई गरीब देश ऐसे थे जहाँ पर हमने वहाँ पर दोस्ती के लिहाज से भेजा भी सही, मुफ्त भेजा, निःशुल्क भेजा, और हमारे दोस्ती के तराने वहाँ भी गूंजे हिंदुस्तान और तमाम देशों के बीच में, जहाँ पर अक्सर हमारे प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँचे थे। और एक दौर ऐसा भी गया है कि उन देशों के बारे में हम लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन जब दोस्ती की इबारत लिखना शुरू हुई तो ज़बरदस्त वहाँ पर हुआ। किस तरीके से मेडिकल साइंस के लिहाज से आपसे बात करना चाहेंगे, किस तरीके का भारत आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर रहा है, हो भी रही है। आजकल हम देखते हैं कि पहले जो मेरे पास महिलाओं के केसेस आते थे, जो महिलाएं मां नहीं बन पाती थी, तो मेडिकल साइंस ने आजकल बहुत ही, कई घर भी टूट जाते थे, रोती हुई महिलाएं मेरे पास आती थी। तो जो IVF का लेके आ रही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें अवेयरनेस लाने की। अवेयरनेस नहीं है इसमें, लोगों में आज भी डरते हैं, आज भी महिलाओं को दोषी माना जाता है। तो इसमें मैं सरकार बहुत सी योजनाएँ लाती तो है, लेकिन उनके एडवर्टाइज़ नहीं कर पाती। और जैसा अभी आपने पूछा क्राइम के लिए भी, तो मैं ये बात मैंने पहले भी सरकार से भी और एक बार टीवी चैनल पर भी बोली थी कि जब सुरक्षा की बात आती है तो क्यों ना सरकार जगह जगह कैमरे लगा देती, उससे क्राइम भी कम होगा और महिलाओं को सुरक्षा भी ज़्यादा मिलेगी। और मैं सभी महिलाओं को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि वो अपने मेल चाइल्ड को ज़रूर ये बात सिखाएं कि वो बेटियों की, बहनों की, माताओं की इज्जत करें। अगर हम बचपन से ही उनके दिमाग में ऐसा बीज डालें और क्राइम के लिए डर भी समझाए बच्चे को कि आगे इसका क्या दुष्परिणाम होगा, तो वो बच्चा जाके आगे महिलाओं की रेस्पेक्ट भी करे। प्राथमिक स्तर पर ही संस्कार देने की आवश्यकता है ताकि वो स्थिति ना बने। उदयवीर जी, आपसे हम ज़्यादा तो क्या जानना चाहेंगे, लेकिन वो गौरव के क्षण, वो गौरवशाली बातें आपसे जानना चाहेंगे। हिंदुस्तान के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अमूमन आपने जीवन दिया है और SBI में मैनेजर हैं आप, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अब आप सरकारी सेवा के तौर पर अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए गौरवशाली क्षण वही रहा है इंडियन आर्मी वाला। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? इंडियन आर्मी कोई मतलब यूँ माना जाए गर्व का वो क्षण है जो आपको जीना चाहिए, क्योंकि अग्निवीर को लेकर के या तमाम विषयों को लेकर के युवा सड़कों पर भी उतरे, तमाम चीज़ें हुई, उसमें राजनीतियाँ भी हुई, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए ऐसी वो चीज़ें जानना चाहेंगे, युवा क्या करें? देखो, इंडियन आर्मी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी संस्था है। यहाँ पर आप नौकरी के लिए मत जाइए, आप देश सेवा के लिए जाइए, क्योंकि देश सेवा सर्वोपरि है। दुनिया में जी तो हर कोई लेता है, लेकिन देश सेवा का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तो देश सेवा के लिए अपने आप को मजबूत करें। और मैं यही कहना चाहूँगा, खुद ही को कर बुलंदित ना की हर तदबीर से आगे, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर आप में देश में जाने का जज्बा है, देश सेवा करने का जज्बा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप ज़रूर जाएंगे और ज़रूर देश सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू सिंह जी, आप काफ़ी आप ही उसी श्रेणी के हैं और यकीन मानिएगा, आज जैसे ही मेरे पास ये सूचना मिली इंडियन आर्मी से जुड़े हुए लोग और उनके परिवार आएंगे, तो पहले मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि उन परिवारों से मैं पूछूंगा क्या, लेकिन जब लगा कि उनके संस्मरण और उनके क्षण इतने ज़बरदस्त जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, आप उनको खुद की उनकी ज़ुबानी गाथा से मिलेंगे। उनके परिवारों की छोटी छोटी बातें जो अक्सर उन्होंने सुनी है, झेली है, स्वयं ने देखी है और परिवार के बच्चों को सुनाई है। मैं वहाँ था तो ये पोस्टेड था, वहाँ पर ये माहौल था, क्योंकि आतंकवाद का वो दौर भी आपने देखा है। जब इंडियन आर्मी की गाड़ियाँ जाती थी तो कोई पता नहीं होता था किस कोने से, किस पेड़ के पीछे से आतंकवादी की गोली आपके ऊपर आ जाएंगी। वो क्षण आपने जिया है, तो उस क्षण के लिहाज से, भारतीय राष्ट्रीयता के लिहाज से, हिंदुस्तान के गौरव क्षण के लिहाज से आप वो बातें, चार बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा। हिंदुस्तान के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी कैब के एक स्लोगन ने मेरा दिल जीत लिया है, सर्वत्र विजय, और इंडियन आर्मी की वास्तव में सर्वत्र विजय है। उस लिहाज से मैं जानना चाहूँगा। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से राकेश जी कहना चाहूँगा, सर्वत्र विजय राजपूत रेजिमेंट का अपना मोटो है और मैं जिस 27 राजपूत से वास्ता रखता हूँ उसका तो बहुत अच्छा स्लोगन था, सर्वदा सर्वश्रेष्ठ और नथिंग बट एक्सीलेंट, जो हमारे कर्नल BV देव ने जो पहली बार खड़ा करके किया था। नथिंग बट एक्सीलेंट का मतलब कि आप कुछ नहीं के बावजूद बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के आप हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को तो यही कहना चाहूँगा कि एक जुनून, एक जज्बा, एक जोश देशभक्ति में, जैसा कि साहब ने भी बताया, आपके मन में होना चाहिए। क्यों हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे देश की ये भावना हिलोरे मारती, क्यों नहीं 24 घंटे हमारे देश के लिए मन में ऐसे भाव आने चाहिए, आपके रोंगटे खड़े रहें। आप देश के लिए क्या नहीं कर सकते, इससे बेहतर सेवा मेरा बड़ा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। इवन ईश्वर का बड़ी महती कृपा है, आज बेटा भी उस चीज़ में है और देश सेवा के लिए है। युवाओं को तो सिर्फ कि बस
पैसा कमाना बड़ी चीज़ नहीं सर, देश सेवा है। और अपने जुनून से, अपने जज्बे से आइए। और जहाँ तक आप अभी पूछ रहे थे कि किन समस्याओं का, सर जब एक सिविलियन आदमी जब सेवा में आता है फौज की में, तो उसको समस्या ही लगती है, पर जब उसकी जीवनचर्या उस मुताबिक ढल जाती है, उसकी ताज़ ज़िंदगी, उसके परिवार की, उसकी खुद की। आज भी मैं अकेला डिसिप्लिन में नहीं हूँ, 18 साल आज सेवानिवृत्त हो गए, मेरा पूरा घर ही अनुशासन में है। और अगर आप जीवन में इतना सा परिवेश रखें कि आप अनुशासन को, अपनी समयबद्धता को माने, तो निस्संदेह आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मेरा इतना ही कहना। अनुशासन बहुत जरूरी। पूनम जी, महत्वपूर्ण बात पप्पू जी ने जो बोली है, ये अनुशासन का विषय। और एक अच्छी बात ये भी है कि जब आप इंडियन आर्मी मूव करते हैं तो आपको वो तमाम समस्याएं छोटी लगने लगती जिनकी अक्सर हम बात करते हैं। सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, या नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, वैकेंसी में नंबर नहीं आया है। अगर आप वाकई में देश सेवा के लिए उतरते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं, तो वो तमाम समस्याएं, यहाँ तक कि खुद के पारिवारिक समस्याएं बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि आपको राष्ट्र की सेवा करनी है। राष्ट्र की बड़ी समस्या आपके पास में है, राष्ट्र की रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है। पूनम जी, आपने वो तमाम किस्से अपने हस्बैंड के ज़रिए सुने होंगे, उनको महसूस भी किया होगा, क्योंकि पति जब पोस्टेड रहे होंगे उस दौरान भी कई बातें बताई होंगी, और बाद में आने के बाद तो काफ़ी कुछ बताया होगा। मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मेरे साथ ये भी हुआ था। तो क्या लगा ज़िंदगी में? कभी सोचा नहीं कि शादी को 4 महीने बाद 4 दिन बाद वो वापस ड्यूटी पर थे और आप अकेले थी, बच्चों को आपने पढ़ाया, काबिल बना रही हैं, लगातार आप संघर्ष अभी तक आपका लगातार जारी है। और जो किस्सा आपने कहा कि वो बेटा पेपर लेकर के आता है, काफ़ी झकझोरने वाली चीज़ें हैं। लेकिन इस पूरे जीवन में जो आपने देखा, क्योंकि लड़की जब शादी होकर के जाती है तो ठीक है, तमाम सपने ख्वाब संजोए हुए वो बातें होती हैं, कैसा ससुराल होगा, पति कैसे होंगे, एक IT सेक्टर का बंदा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा। लेकिन एक ऐसा पति आपको मिला जो राष्ट्र सेवा के लिए कटिबद्ध था। 4 दिन बाद वो ड्यूटी पर था, फिर आपने पूरा जीवन परिवार को संभाला। कुछ ऐसे किस्से आपके साथ ज़रूर रहे होंगे, या कभी कुछ ऐसी बात बताई उन्होंने देश के लिए, बोले मेरे लिए परिवार से ज़्यादा राष्ट्र महत्वपूर्ण है, कभी कुछ ऐसा कहा होगा? किस्सों का कोई अंत ही नहीं है, मैं क्या किस्से बताऊं। हालांकि पति कभी भी अपनी जो भी इनकी जो फील्ड पोस्टिंग्स होती थी, वहाँ के किस्से हम लोगों से शेयर नहीं करते थे, अपने पेरेंट्स से कर लेते थे, मेरी मदर से शेयर करते थे। तो मैं चुपके से सुनती थी, क्योंकि शायद उनके मन में ये आता होगा कि भाई मेरे परिवार वाले कहीं डर ना जाए या कुछ ना हो। लेकिन मैं जो सुनती थी, धीरे से जो चुपके से जो सुनती थी, वो ये होता था कि ऐसी जगहों पर -50 डिग्री, अगर हम एक आम आदमी से बात करें तो -50 डिग्री क्या होता है, ऐसे जगह पर ये लोग सरवाइव करते हैं। मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ इंडियन आर्मी को, जो बहुत सुविधाएं देती है हमारे सारे सैनिकों को, और हमारे सैनिक इतने अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ कर पाते हैं। -50 डिग्री के अंदर जो मेरे पति, जैसे अगर हम एपिटाइट की बात करें तो जब मेरे हस्बैंड कमांड कर रहे थे 5 लद्दाख स्काउट्स, उस वक्त ये बताते थे कि टमाटर वह जब वहाँ पहुँचता है, अगर वो मैं तुम्हारे सर पे मारूं तो तुम्हारा सर फट जाएगा, वो पत्थर बन करके आता है। और इतना इंडियन आर्मी को इतना स्पेशल राशन वहाँ पहुँचाया जाता है, लेकिन एपिटाइट ज़ीरो हो जाती है, ये लोग खा ही नहीं पाते। मतलब वहाँ जो चॉकलेट्स हैं तो वो खा नहीं पाते। ये तो मैं हस्बैंड से सुनती थी। जब मैं इनके पास पहुँची, वहाँ जाकर के मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मेरे बच्चों को चॉकलेट दी जा रही है कि सीओ साहब के परिवार आया है तो बच्चों को चॉकलेट दे रहा है। अगर कोई भी ऑफिसर भी आकर दे रहा है तो बच्चे कहते थे नहीं मम्मा प्लीज़ अंकल को बोलो हमें चॉकलेट नहीं चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे इतना हार्ड लाइफ है कि आदमी सुकून की 2 रोटी नहीं खा पाता। ऐसी परिस्थितियों में आदमी सर्व कर रहा है, और उनका एक एक स्टेप, वो ये बताते थे कि मेरा एक स्टेप मेरी ज़िंदगी और मौत तय करता है। अगर मैंने मेरा आधा इंच पाँव इधर कर लिया तो मैं बहुत गहरी खाइयों में चला जाऊंगा। तो ऐसी जगहों पर ये लोग जाते थे। बिल्कुल आमने सामने के एनकाउंटर्स होते थे। कभी ये तक सुनती थी कि पेड़ के पीछे खड़ा हुआ था मैं, एनकाउंटर चल रहा था, पेड़ पूरा छलनी हो गया और देखो आज मैं जिंदा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस तरह की चीज़ें मैं चुपके इनकी बातें अपने पेरेंट्स से करते सुनती थी। चलिए, तो बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है जी। एक लंबा अरसा उन्होंने अपनी ड्यूटी में दिया है जी। एक महत्वपूर्ण सवाल में शायद आपके पास जब आया था उस समय मुझसे मिस हो गया। एक आप तमाम उन सैन्य परिवारों से पूछना चाहता हूँ, जो शहीद के जो परिवार हैं, अक्सर इंडियन आर्मी या भारत सरकार की तरफ से तमाम चीज़ें की जाती हैं, व्यवस्थाएं की जाती हैं,
लेकिन कई मरतबा ऐसे परिवारों के किस्से या बातें भी सामने आती हैं, वो परिवार काफ़ी संकटग्रस्त हैं या अभावों में जी रहे हैं या उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंची है। तो क्या इसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति का निर्धारण नहीं होना चाहिए? उस लिहाज से कोई भी व्यक्ति अगर शहीद होता है देश सेवा के लिए तो उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़े जा कर के कि उसका जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आइए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के आइए, परिवार में कितने मेंबर है, तमाम चीज़ें लेकर के आइए, वो ठोकरें ना खानी पड़े। क्योंकि ऐसे कई किस्से मैंने देखे हैं, ऐसी कई घटनाएं मेरे सामने से हुई है जब शहीद लगातार उन सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। शहीदों के लिए हमारे मन में पूरी श्रद्धा है, लेकिन उनके परिवार के लिहाज से क्या सरकारों को नहीं सोचना चाहिए? जो आप पूरा जीवन देने के बाद में उनको जो मिल रहा है कंपनसेशन के तौर पर या यूँ माना जाए परिवार के जीवन यापन के लिए, क्या वो पर्याप्त है? उसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति पूरा परिवार छोड़ के जा रहा है और अपनी जान हथेली पर रख रहा है। मैं अगर सरकार की बात करूं तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरी सुविधाएं दी हैं, चाहे वो किसी शहीद के परिवार हो, चाहे कोई भी हो, मतलब रिटायर्ड, हम लोग रिटायर्ड ऑफिसर्स या रिटायर्ड जो अपना रिटायर्ड सैनिक है उसकी भी बात करें तो सबको सुविधाएं सरकार की तरफ से बहुत मिलती हैं। यहाँ पर जो आपका सवाल है, जो शहीदों के परिवारों तक जो सुविधाएं नहीं पहुँच पाती, उसके लिए हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड वगैरह बने हुए हैं, हमारी संस्थाएं बनी हुई हैं। जैसे हमारी, अगर हम आर्मी ऑफिसर्स वाइफ्स की बात करें तो हमारी आवा एक संस्था है जो हम महिलाओं की सुनवाई उसमें की जाती है आवा संस्था के द्वारा। उसमें जो सीनियर मोस्ट लेडी होती है वो वहाँ की प्रेसिडेंट होती है और हम सब उसके लिए काम करते हैं। सुनवाई ज़रूर होती है। यहाँ पर जो केसेस, जो एक पर्टिकुलर केसेस आते हैं, वहाँ पे उन परिवारों में ही इस तरह के झगड़े रहते हैं कि वो पत्नी को आगे नहीं आने दे चाह रहे हैं। पेरेंट्स अगर हैं तो वो खुद लेना चाह रहे हैं, जबकि सरकार के अनुसार पेरेंट्स को कितना मिलना चाहिए, पत्नी को कितना सब कुछ निर्धारित होता है, सब कुछ फिक्स होता है और वो सरकार पूरा ही देती है। ऐसा नहीं है कि कहीं सरकार की तरफ से कोई कमियां रह जाती है, और हम सबका सपोर्ट हमेशा उनके साथ होता है, परिवारों के साथ। मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, एक सैनिक अधिकारी की पत्नी होने के नाते, कि मैं मीडिया का ज़रूर सैल्यूट करना चाहूँगी, मीडिया को, कि कारगिल वॉर के बाद से मीडिया हम जैसे परिवारों को या हमारे सैनिकों को पहचान जो मिली है वो आप लोगों की वजह से कारगिल वॉर के दौरान मिली है। मैं 88 में मेरी शादी हुई थी, तब से ये कारगिल वॉर तो बहुत लेट आई थी। 88 से मैं ये सारा इंसिडेंट्स देखती चली आ रही थी, लेकिन मीडिया ने इतना उजागर किया सबके आगे, तो मैं थैंक्स टू मीडिया कि जिन्होंने हमारे सैनिकों को और सैनिकों के परिवारों को एक इतना आगे उजागर किया कि आज हमारे प्रति लोगों का एक रिस्पेक्ट बढ़ा। तो उसके लिए आपका थैंक्स बोलना चाहूँगी। थैंक यू नितेश जी। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में आप हैं और भारतीय पुलिस सेवा को आपने अच्छा अपना समय दिया है, ड्यूटी की है ईमानदारी से। अब आप एनडीए की कोचिंग, मेरे ख्याल से कुछ कोचिंग संस्थान आपके सुपरविजन में चल रहे हैं, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवा हार बड़ा जल्दी मान जाता है, 2 एग्ज़ाम अगर क्रैक नहीं होते तो हारता बड़ा जल्दी है, धैर्य कैसे बनाए? देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। 2005 के अंदर मैंने भी एनडीए फर्स्ट टाइम दिया था, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट क्रैक नहीं हुआ था, हार गया था। ऐसा हो गया कि अब क्या होगा, क्योंकि पारिवारिक स्थिति ऐसी। सेकंड अटैम्प्ट मेरा क्रैक हुआ, लेकिन मेरे पास ट्रेनिंग पे जाने के पैसे नहीं थे कि मैं ट्रेनिंग पे चला जाऊँ। 2006 के बाद में मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए सभी एग्ज़ाम्स में फ़ेल। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फ़ेल, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल फ़ेल, मतलब पता नहीं कितने एग्ज़ाम्स। और मेरे छोटे भैया भी जो हैं वो एयरफोर्स के अंदर हैं, तो हमने वो एक एक रुपए के लिए तरसते हुए देखा है उनको कि आज हमने खाना खा लिया तो 15 दिन का पता नहीं कि हम खाना खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। होता क्या है, वहाँ पर हमने बस एक ही चीज़ सीखी कि धैर्य बना के रखो, और वो धैर्य मैंने सीखा मेरी माँ से, मेरे फादर साहब से। मेरे फादर साहब 1991 के अंदर जो है वो दिव्यांग हो गए थे, लेकिन आज भी वो स्वयं को दिव्यांग नहीं कहते। एक छोटा सा इंसिडेंस मैं यहाँ बताना चाहूँगा। मेरा सिविल सर्विसेज क्रैक हो गया था 2018 के अंदर, प्री मेंस दोनों मेरे क्लियर थे, और मार्च 2018 के अंदर मेरा इंटरव्यू होने वाला था। तो उस दौरान 11 जनवरी 2018 उस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा लेफ्ट नी का लिगामेंट चला गया। कंप्लीट बेड रेस्ट, 7 दिन के अंदर पहला ऑपरेशन अनसक्सेसफुल, सेकंड ऑपरेशन 6 महीने के अंदर अंदर अनसक्सेसफुल,
नवंबर 2018 आते आते मेरा जो लेफ्ट लोअर लिम्ब में मतलब कमर के नीचे का बाएं साइड का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा पैरालाइज्ड। तो मेरा बेटा भी 8 साल का है, तो मेरे बेटे ने मेरे को एक चीज़ कही और मेरे फादर साहब ने एक ही चीज़ कही। पापा बोले कि क्या मैं तेरे को तेरे पैरों पे वापस खड़ा होते हुए देख सकता हूँ? और बेटे ने कहा पापा क्या आप मेरे साथ वापस फुटबॉल खेलोगे? मुझे आपको वापस वही यूनिफॉर्म में देखना है। तो वो चीज़ एक ऐसी थी कि 4 महीने के अंदर, अब उसमें मैं परमपिता परमेश्वर का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो हिम्मत बंधाई और खुद के पैरों पे वापस खड़ा हुआ। और मैं उसी डॉक्टर के सामने जाकर के खड़ा हुआ, डॉक्टर अनंत जोशी नाम है उनका, बहुत फेमस डॉक्टर है, आर्थोस्कोपिक सर्जन है। तो उनके सामने जाकर के खड़ा हुआ एंड ही सेड कि इट्स अगेंस्ट द मेडिकल टर्म्स, ये मिरेकल है, दिस इज़ अ मिरेकल। और आज भी मेरे जो लेफ्ट पैर है इसके घुटने वाले पार्ट को छोड़ करके पूरे पैर में कोई सेंसेशन नहीं है। मैं कैलिपर्स पे आ गया था। तो धैर्य वाली जो बात है ना, वो पारिवारिक चीज़ है। किस हिसाब से माता और पिता ने पहले ही वो चीज़, और इसमें सबसे बड़ा एक धन्यवाद और ईश्वर का, कि उन्होंने वो चीज़ मुझे पहले दिखा दी कि हाँ जीवन में ऐसा भी होता है। दूसरी बात, मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा, एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम ये आपकी जो कसौटी है उसको तय नहीं करता है। हो सकता है आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं या सब इंस्पेक्टर का फाइट कर रहे हैं, एनडीए फाइट कर रहे हैं, आप अगर उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए, भगवान ने आपसे और अच्छे से सोचा हुआ है उसके बारे में, आपको पता भी नहीं है। पर हम क्या करते हैं, एक छोटी सी बात बताऊंगा, हम क्या करते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और भगवान से कहते हैं हे परम पिता परमेश्वर, इस एग्ज़ाम में मुझे पास करवा देना। और जैसे ही भगवान तथास्तु बोलने वाले होते हैं, हम ये बोल देते हैं क्या पता एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो भगवान तो तथास्तु बोल चुके। दूसरी बात ये देखिए, मेहनत सभी करते हैं। आज का टाइम जैसा कंपटीशन का दौर है, मैंने खुद ने, मेरी कोचिंग संस्था एक चल रही है, तो वहाँ पर मैं उन आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ जो इतने सक्षम नहीं है कि हम बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जा सकें। वहाँ पर जब वो मेरे पास में आते हैं, मेरे पास में कोई ऐसा भी है जो कोई कारपेंटर का बेटा है, सर मैं फीस नहीं दे पाऊँगा, कोई बात नहीं तुम पढ़ो। कोई जो है सब्जी वाले का बेटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस चीज़ के लिए मैं बैठा हूँ ना। तो मेन चीज़ बस उनको दिमाग से नहीं टूटने देना। आपका कोई एक एग्ज़ाम क्रैक होना आपकी कसौटी बिल्कुल तय नहीं करता कि आप में ये काबिलियत नहीं है, ये काबिलियत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, सभी माता पिता से मेरा एक हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपने बच्चे का दूसरे के साथ में जो कंपैरिजन करना है वो बंद कीजिए। सबके दिमाग की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। हो सकता है आपका सुपुत्र या आपकी सुपुत्री आईएएस बन जाए, अगले का बंदा एनडीए में चला गया, या फिर आपका बंदा एक अच्छा सिंगर बन सकता है। आज अगर मैं यहाँ कहूँ कि अगर हम जैसे जो दिवंगत हो चुकी हैं श्रीमती लता मंगेशकर, सुश्री लता मंगेशकर जी, अगर उनकी बात करें, उनको हम बोलें कि आप क्रिकेट खेल लेते, और सचिन तेंदुलकर को हम बोलते हैं कि आप लता मंगेशकर की तरह गाना गा लीजिए, तो मेरे हिसाब से आज शायद सच हम गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं मिलता हमको, और ना ही हमको जो भारत की कोकिला हैं लता मंगेशकर जी जो स्वर्गीय हो चुकी हैं वो भी नहीं मिलती। तो काबिलियत जगाइए बच्चे के अंदर। आप कोशिश ये करें कि नहीं बेटा तू ये कर सकता है। एक बार अगर माता पिता ने या उसके भाई बहन ने या उसके साथी ने कह दिया ना कि नहीं तुम जीत सकते हो, तो बिल्कुल वो जीत जाएगा, हारेगा नहीं, 1% भी नहीं हारेगा। बस उसको क्या होता है, जहां पर वो टूटा ना, टूटने पर एक बार कह दो कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, ना कि ये कहो कि देख उसके बेटे ने क्या किया या अपना वो दोस्त ऐसा हो गया। एक बार कह दो कि कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और यही चीज़ मैं मेरी कोचिंग एकेडमी में, मेरे पास भी बच्चे आते हैं। मेरे पास लास्ट ईयर जो अभी एयरफोर्स का एक एग्ज़ाम निकला था, मेरा एक स्टूडेंट था, वो सिर्फ 0.25 मार्क्स से रह गया, तो अभी भी वो मेरे पास में तैयारी कर रहा है। ऐसा हो गया था, मेरे पास काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो आईएएस भी निकले। एक मेरी स्टूडेंट थी आईएएस, वो काफ़ी ऑल इंडिया 45th रैंक लेकर के आई, तो वो भी थी, वो सर ऐसा करता हूँ। मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेजेस आते हैं, सर मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अग्निवीर आ गया, अब मेरी लाइफ ख़त्म होना नहीं है। लाइफ इज़ नॉट ब्लैक बोर्ड जो होता है, ब्लैक बोर्ड पे भी जो शिक्षक होता है वो वाइट लिख करके सबकी ज़िंदगी रंगीन करता है। तो कोशिश तो करो एक बार उस ब्लैक चीज़ पे वाइट से लिखने की, कभी नहीं मिटेगा। और धैर्य की बात है भैया, धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा, 1 नहीं 2 नहीं भाई, जब तक साइकिल चलाना नहीं सीखोगे तो कैसे होगा, गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे।
गिरना तो बनता है, और जब तक गिरोगे नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा किसी भी चीज़ का। मैं यही कहना बहुत चाहूँगा। बहुत शुक्रिया नितेश जी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाओं को जो इन्होंने सीख दी अपने आप महत्वपूर्ण है, धैर्य नहीं खोना है। और चर्चा अंतिम पड़ाव में है। हम इस एपिसोड को, इस मंत्रणा को, इस चर्चा को यहीं विराम दें। उससे पहले दो खास मेहमानों से मिलवाना चाहूँगा। दो बच्चियाँ हैं इस समय मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आई और ख़ासतौर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आई है। आप दोनों को बुलाना चाहूँगा। और नितेश जी की सुपुत्रियाँ हैं दोनों। क्या नाम है आपका, बताइए। इधर देखिए हम। अच्छा क्या नाम मेरा है? नाम चौहान प्रेमा है, मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से हैं। क्या करते हैं अभी? मैं आर्मी की तैयारी करने आई हूँ। अच्छा, क्या सोचती क्या है आर्मी के बारे में, क्यों जाना है आर्मी में? सर बस एक जुनून सवार है आर्मी में जाने का, इसके अलावा और कुछ नहीं? बस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शालिनी, मैं यूपी से हूँ। स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी आर्मी की तैयारी के लिए ही आई हूँ। मेरी फैमिली में एक्चुअली में ऐसे नहीं थे कि मुझे पढ़ा सके। मैंने इस टाइप ना सर को देखा, फिर मैसेज किया। मेरी फैमिली में नहीं इतने पैसे थे कि वो मुझे पढ़ा सके, बट मैंने सर को ना पापा बोला। सर ने ना मेरे से एक भी पैसे नहीं मांगे, बोला बेटा ना बस तुझे ना पढ़ाई पे ध्यान देना है, तू पढ़। तो मेरे लिए ना भगवान से भी बढ़ के हैं मेरे पापा, इसलिए मेरे इंडियन आर्मी के लिए हम नितेश जी की इस कार्य की प्रशंसा करते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी क्यों चुना? परिवार ने कहा नहीं कि बेटा फौज में कैसे जाएगी, लड़की है तो कैसे मेरे कर पापा का पाएगी? सपना था कि वो मुझे इंडियन आर्मी में भेजे, इसलिए मैं इंडियन आर्मी में ही आई। और मुझे इंडियन आर्मी ही पसंद है क्योंकि वहाँ पे देशभक्ति और जिन्होंने अपना शहीद किया हमें आज़ादी के लिए, मुझे इंडियन आर्मी की कुछ करना है देश के लिए। और मुझे ना इंडियन आर्मी की वर्दी बहुत पसंद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और पता है क्या, इन दोनों बच्चियों की आंखों में जो चमक आप देख पा रहे हैं, यकीन मानिएगा ये भविष्य के भारत की चमक है। ये इनके पास शब्द नहीं है, पता है, लेकिन जो चमक आप आंखों में अगर महसूस कर पा रहे होंगे तो इंडियन आर्मी की तैयारी ये दोनों कर रही हैं। और नितेश जी जिस तरीके से सामाजिक सरोकारों का कार्य कर रहे हैं, उस लिहाज से काफ़ी अच्छा, मैं उनकी तारीफ़ भी करूँगा। और महत्वपूर्ण बात भी है कि हम भारत के भविष्य का निर्माण उन क्लासरूम से होकर के निकलता है जो क्लासरूम इन दिनों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहाँ पर बैठे हुए बच्चे इस देश का भविष्य हैं। हम उनको कितना संभाल पाते हैं, कितना इस देश के भविष्य को बड़ा आकार दे पाते हैं, हमारे ऊपर तय करता है। आज की चर्चा में तमाम मेहमान मेरे साथ शामिल हुए, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आप सबने अपने अपने संस्मरण, अपने अपने सुझाव नवतेज टीवी को दिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की चर्चा में जो सार्थक चर्चा रही है उसमें उन अमर जवानों की, उन शहीद परिवारों की, उन सैन्य परिवारों की वो तमाम बातें हमने बताने की आपको कोशिश की है, ताकि आप ये जान पाएँ सेना से जुड़ना, एक आर्मी ऑफिसर होना, एक आर्मी का जवान होना इतना आसान नहीं है। आपका हर मोर्चा, भले वो घरेलू मोर्चा हो चाहे सीमा का मोर्चा हो, दोनों मोर्चों पे आपको जंग लड़नी पड़ती है। अमितोष भाई ने राजनीतिक लिहाज से बताने की कोशिश आपको की है कि भविष्य का भारत कैसा होगा, क्या राजनीतिक रूप से या वैश्विक लिहाज से, वैश्विक पायदान पर हिंदुस्तान कहाँ खड़ा होगा आने वाले समय में। 2023 चल रहा है, आने वाले समय की जो रूपरेखा है, कितने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत बन पाएगा, उसके लिए कितना बड़ा संघर्ष चल रहा है। तमाम सरकारों की हम यहाँ बात करने नहीं आए, मैं फिर बोलता हूँ ये राजनीतिक मंच नहीं है। हम सिर्फ हिंदुस्तान की चुनौतियाँ, हिंदुस्तान के वर्तमान लक्ष्य और भविष्य में वैश्विक गुरु का जो तमगा दिए जाने की लगातार बात की जा रही है, उस लिहाज से हम कितना काम कर पा रहे हैं। आज़ादी के 76 साल के मौके पर एक बार फिर से तमाम देशवासियों को नवतेज टीवी की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आज एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि इन आज़ादी के 76 सालों में हम जितने भी विकास के पायदान चढ़े वो गौरवान्वित करने वाले हैं, लेकिन भविष्य के जो पायदान होंगे वो यकीन मानिएगा वो वैश्विक लिहाज से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार। समस्त देश और प्रदेशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण स्वच्छता जागरूकता अभियान में ग्राम पंचायत का सहयोग करें। संपूर्ण शौच मुक्त अभियान की सफलता में सहयोग के लिए घरों में निर्मित शौचालय का उपयोग करें। सरकार की संचालित योजनाओं का जागरूकता के साथ लाभ उठाएं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर लोकतंत्र में भागीदार बने। प्रधानमंत्री आवास योजना, पालनहार योजना सहित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं। निवेदक सीता देवी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी हमीर खान मीणा,
उप सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच, ग्राम पंचायत सुगालिया, जोधा पंचायत समिति आहोर। नवतेज टीवी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।